नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। एपिसोड में हम सब ने सुना था जहां एक तरफ मल्होत्रा हाउस में शीला मौसी का मर्डर कर दिया जाता है। उसका मर्डर कोई और नहीं बल्कि राजीव गुलेरिया करता है। यहाँ पर राजीव जिस कंबल को ओढ़ कर गया था उसी कंबल को चला रहा था कि तभी महेंद्र अब पीछे से आ जाता है। तो अब वहाँ पर महेंद्र कहता है, देख राजीव, तू ये नहीं करेगा। इस बात पर अब राजीव कहता है, महेंद्र, मुझे जो करना था मैंने वो कर लिया, अब मैं अपने आप को सरेंडर कर दूंगा। तो अब उसकी ये बात सुनकर जब यहाँ पर राजीव ने कहा कि तुझे मेरी दोस्ती की कसम है, तो किसी को भी इसके बारे में नहीं बताएगा। तो अब महेंद्र कहता है, ठीक है फिर मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। वहाँ पर हम दोनों आराम से रहेंगे। तुम वहाँ पर अपना गाना भी गुनगुना सकते हो। ये सुनते ही अब राजू महेंद्र पीरामल को एक टपली मारते हुए कहते हैं, चल अब। और ये सुनते ही महेंद्र पीरामल कहते हैं, हाँ तो चल। वैसे तुम्हें सारे सबूत मिटा तो दिए थे ना, मेरा मतलब है कि किसी को शक तो नहीं होना चाहिए ना, तो तेरी मेहनत बेकार हो जाएगी अगर किसी को भी शक हो गया तो। ये सुनते ही अब राजीव कहता है, महेंद्र तू चिंता मत कर, मैंने सब कुछ हैंडल कर लिया है, बस एक टेंशन है। अब यहाँ पर उसकी इस बात को सुनकर अब महेंद्र हैरान हो जाता है कि अब कौन सी टेंशन है, कहीं राजीव से कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। इसलिए हैरानी से महेंद्र राजीव की तरफ देखता है। इधर महेंद्र को इस तरह से अपनी तरफ देखता हुआ देखकर अब राजीव समझ जाता है कि महेंद्र उसकी बात से परेशान हो गया है। इससे पहले राजीव खुद ही बताते कि तभी महेंद्र पीरामल कहते हैं, क्या टेंशन है भाई। इस बात पर अब राजीव कहता है, यार वो मैं जब वहां पर गया तो वहां पर उसके साथ हाथापाई में, पता है, शीला के नेल में। अभी राजीव ने इतना ही कहा था कि तभी महेंद्र उसकी बात को समझ न लेता है। और अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, राजीव तू चिंता मत कर, मैं समझ गया हूँ, इस मैटर को मेरे ऊपर छोड़ दे, इसे मैं संभाल लूंगा। ये सुनते ही अब राजीव कहता है, ठीक है। यहाँ पर वो दोनों अभी बात करते हुए ही अब फिर से गुलेरिया हाउस के अंदर चले जाते हैं। जहां एक तरफ ये दोनों अब अपने कमरे में चले जाते हैं तो वहीं अपने रूम की विंडो के पास खड़ी स्वाति मल्होत्रा ये सब कुछ देख रही थी, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा ने राजीव गुलेरिया को उस कंबल को जलाते हुए देख लिया था। और अब वो ये देखकर अब स्वाति मल्होत्रा अब अपने मन में सोचती है, आखिर राजीव ने ये क्या चलाया है। अरे ये क्या आखिर राजीव ने का ये क्या चलाया है, क्या चल रहा है उसके दिमाग में, आखिर करना क्या चाहता था वो। यहाँ स्वाति अभी अपने ही ख्यालों में थी कि तभी वो सोचती है उन्हें एक बार इसके बारे में अंजलि से जरूर मिलना चाहिए। एक बार वो अंजलि से मिलेगी, उसके बाद वो अंजलि से अच्छी तरह से बात करेगी। ये कहते हुए ही वो जब टाइम देखती है तो उस टाइम को देखकर अब स्वाति सोचती है, इस वक्त तो काफ़ी टाइम हो गया है, रात ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए वो मॉर्निंग में ही अब अंजलि के पास जाकर मिलेगी, क्योंकि अंजलि अभी भी गुलेरिया हाउस के मेडिकल रूम में ही थी। तो अब स्वाति सोचती है कि उसे अभी आराम करने देती हूँ, कल सुबह जाकर मैं उससे मिल लूंगी। यही सब सोचकर ही अब स्वाति अपने कबर्ड से अपना नाइट गाउन निकालकर अब वो बाथरूम में चेंज करने के लिए चली जाती है। इधर दूसरी तरफ मारवा हाउस में अपने रूम में बैठी सुहासिनी मारवा अब अपने मन में ही सोचती है कि पार्वती अब तुम्हें पता चलेगा कि कैसा लगता है जब अपनी औलाद खुद से दूर होती है। वैसे देखा जाए तो तुम्हारे नसीब में सिर्फ एक बेटी का ही सुख है। देखो ना, जैसे ही सालों बाद तुम्हें तुम्हारी बेटी स्वाति मिली तो यहाँ शीला ही अब इस दुनिया से चली गई, क्योंकि अब तक सुहासिनी मारवा को भी शीला के मौत के बारे में पता चल गया था। तो वो यही सोचती है कि क्योंकि यहाँ पर पार्वती के पास तो बेटियां थी, लेकिन सालों पहले जब स्वाति उससे दूर हो गई थी तो बस शीला ही पार्वती के पास थी। लेकिन जब वापस से स्वाति अपनी माँ के पास आई तो अब शीला ने इस दुनिया को ही छोड़ दिया। इसलिए वो यहाँ पर कहती है, मुझे शीला की मौत का दुख जरूर है कि अभी उसकी मौत होनी तो नहीं चाहिए थी, लेकिन काश उस वक्त तुमने मेरा साथ दिया होता। अगर तुमने उस समय मेरा साथ दिया होता पार्वती, तो मेरा बेटा मुझसे दूर कभी भी नहीं होता। वो मेरी जगह उस अवंतिका को अपनी माँ नहीं मानता।
अरे मैं ही जानती हूँ कि मैंने किस तरह से अपने बेटे को ना चाहते हुए भी उसे दे दिया। माना कि वो एक हादसा था, लेकिन इसका ये मतलब तो बिल्कुल भी नहीं था पार्वती कि उस वक्त जो कुछ भी हुआ उसका ब्लेम मेरे ऊपर ही डाल दिया। अरे जो मेरे साथ हुआ था ना, वो किसी के साथ भी तो हो सकता था। इसमें मेरी क्या गलती थी? वो सिर्फ एक हादसा था। लेकिन नहीं, सजा मुझे मिली अपने बच्चे को देकर। लेकिन उस समय मेरी बात किसी ने भी नहीं मानी। इसलिए आज शायद तुझे उस दुख का एहसास होगा कि जब अपना बच्चा हमेशा के लिए अपने से दूर होता है तो कैसा लगता है। यहाँ सुहासिनी मारवा भी अपनी ही इसी सोच में थी। वो यहाँ पर अपने सालों पहले जो घटना हुई थी उसी के बारे में सोच रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ अपने रूम में रोहित अब अनिका से बात करके पूछ रहा था कि सब ठीक तो है ना। इस बात पर अब रोहित को सामने से आवाज आती है, हाँ मिस्टर मारवा, वैसे तो सब ठीक है, लेकिन अभी नानी माँ काफ़ी उदास हो गई हैं क्योंकि अनिका भी मल्होत्रा हाउस में ही रुकी थी। इसलिए अनिका रोहित को फ़ोन पर ये सब कुछ बता देती है। अब ये सुनते ही अब रोहित भी कहता है, अनिका वो तो एक जायज़ सी बात है ना, वो तो होगी ही। अरे जब अपने बच्चे अपनी आंखों के सामने बच्चे चले जाते हैं तो वो दुख कोई कम नहीं होता है। बच्चे चाहे कैसे भी क्यों ना हो अनिका, अच्छे हों बुरे हों, लेकिन उनका दिल तो एक माँ का ही है ना। तो उन्होंने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था, तो वो प्यार तो करती ही थी। इस बात पर अब अनिका कहती है, हाँ मिस्टर मारवा, मैं समझ सकती हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे भले ही शीला मौसी कैसी ही क्यों ना थी, लेकिन नानी माँ के लिए तो वो उनकी बेटी थी। लेकिन आपको क्या लगता है मिस्टर मारवा कि उन्हें किसने मारा होगा? अरे कौन है वो जिनकी उनके साथ इतनी गहरी रंजिश होगी, जो उन्होंने उसे इतनी बेरहमी से मारा है? अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित मारवा कहता है तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो अनिका? मेरा मतलब है कि तुम्हें तो पता है ना कि ये काम नेत्रा का है, क्योंकि ये तो तुम भी जानती हो। जब हम वहाँ पर मल्होत्रा हाउस में गए थे तो उनकी बातें हम दोनों ने खुद सुनी थी। तो नेत्रा ही वहाँ पर शीला को मारने के लिए गई थी, और मल्होत्रा हाउस में जो तोड़फोड़ हो रखी थी वो भी तो हमारे से छिपी नहीं है ना अनिका, तो जरूर नेत्रा ने ही उसे मारा है। रोहित की ये बात सुनते ही अनिका कहती है, नहीं मिस्टर मारवा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, ये काम नेत्रा का होगा। मुझे इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा। वैसे होने को हो भी सकता है जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि नेत्रा ने शीला को नहीं मारा है। इसलिए जब तक उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। मैं मानती हूँ मिस्टर मारवा कि नेत्रा उस समय शीला को मारने के लिए वहां पर गई थी, लेकिन वो शीला को इस तरह से मारेगी, ये मेरे लिए थोड़ा सा विश्वास करना मुश्किल है। इस बात पर अब रोहित कहता है कि और वो कब तक आएगी, यानी कि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अनिका कब तक आ जाएगी, ताकि हमें कुछ पता चले। इस बात पर अब अनिका कहती है, हाँ ज़्यादा वक्त तो नहीं लगना चाहिए मिस्टर मारवा। वैसे मैंने एनी को एक काम दिया था, क्या एनी ने वो काम कर दिया है? अब अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, पता नहीं अनिका मुझे कि एनी ने तुम्हारा काम किया है या नहीं। वो क्या है ना कि मैं नीचे सीक्रेट लैब में जाकर देखता हूँ, इसके बाद ही मैं तुम्हें कुछ बता सकता हूँ कि आखिर एनी ने तुम्हारा कहा हुआ काम किया है या नहीं। अगर तुम कहो तो मैं भी चला जाता हूँ। इस बात पर अब अनिका कहती है, अरे नहीं मिस्टर मारवा, रहने दीजिए, अभी कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। वो मैंने एनी को कमांड दी थी कि वो अपना सीक्रेट लैब से दूर रखे। ये सुनते ही रोहित कहता है, तुम मुझे लोकेशन बता दो अनिका, मैं देखता हूँ कि एनी ने अपना काम किया भी है या नहीं। क्योंकि यहाँ पर अनिका उसी काम के बारे में बोल रही थी कि उसने अभी तक रेखा मौसी को और सिद्धार्थ को उनको अभी वो केमिकल सुंघाया है या नहीं, वो उन्हें दिखाया है या नहीं, और ये काम उन्होंने इस लैब से यानी कि सीक्रेट लैब से दूर ही बोला था, ताकि जब उनकी आंखें खुले तो उन्हें कुछ भी पता ना हो। ये सुनते ही अब अनिका कहती है, रिलैक्स मिस्टर मारवा, आप अभी आराम कीजिए और मैं भी सोने जा रही हूँ। जैसे ही एनी अगर उस काम को कर लेगी
तो वो खुद ब खुद ही मुझे अपडेट दे देगी। अनिका की इस बात पर रोहित कहता है, ओके अनिका, एज यू विश, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता था। रोहित की इस बात को सुनकर अब अनिका कहती है, नहीं मिस्टर मारवा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एनीवे गुड नाइट। अनिका अब यहाँ पर अनिका की इस बात को सुनकर अब रोहित भी कहता है, ओके अनिका गुड नाइट। इधर उस बात पर अब अनिका कहती है, ओके मिस्टर मारवा, अब आप सो जाओ। ये सुनते ही अब रोहित भी अब अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देता है और रोहित अब अपने बेड पर अपने सिर को थोड़ा सा पीछे की तरफ टिकाकर अब कुछ सोचने लगता है। तो वहीं इधर दूसरी तरफ एक लोकेशन पर नेत्रा ने जब ये शीला की मौत की खबर सुनी तो वो अब कहती है, ये हो ना हो, जरूर ये काम राजीव का ही है, क्योंकि इस तरह से बेरहमी से शीला को कोई मार ही नहीं सकता है। और या तो उसे मैं मार सकती थी या फिर राजीव, क्योंकि राजीव को जैसे ही पता चला होगा कि शीला ने उसके दोनों ही बच्चों को मार दिया है तो राजीव अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाया होगा और इसलिए उसने ये सब काम कर दिया। ये हर बार हमारे प्लान के बीच में आकर वो हर बार मेरे प्लान को फेल कर रहा है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। शीला की मौत सिर्फ मेरे हाथों से ही होनी थी। अरे जब मैंने शीला को टाइम दिया था तो उस टाइम तक उसे जिंदा रहना चाहिए था। उसके बाद जब वो मेरे काम को पूरा नहीं करती तो उसे मैं अपने हाथों से मारने वाली थी, क्योंकि वो एक धोखेबाज औरत थी। लेकिन अभी नहीं, अब कैसे पता करूं मैं कि अब उस लैब में खून किसका था। आखिर ऐसा कौन हो सकता है कि जो मुझे अब ये बता सकता है, क्योंकि उस समय जब नेत्रा शीला को वहां पर मारने के लिए आई थी तो वहां पर उस खून को देखकर नेत्रा को ये समझने में एक मिनट भी नहीं लगा, क्योंकि शीला वहां पर मल्होत्रा हाउस में रहती थी तो शीला उसके काम को अच्छी तरह से कर सकती थी, इसलिए ही नेत्रा ने उसे ये काम दिया था। लेकिन क्योंकि राजीव ने शीला को पहले ही मार दिया, उसके दिए गए समय से पहले ही, तो इसकी वजह से अब नेत्रा का ये काम भी बिखर जाता है और अब वो सोचती है कि आखिर अब मेरे काम को अब कौन कर सकता है। अरे कोई तो होगा जो मुझे बता सकता है। या नेत्रा भी यही सोच रही थी कि आखिर अब उसे किससे इस काम को कराना चाहिए। नेत्रा यहाँ पर अपनी सोच में ही थी कि तभी नेत्रा का फोन अब जोर से बजने लगता है और जैसे ही अब नेत्रा अपने फोन की स्क्रीन पर देखती है तो यहाँ पर नेत्रा के पास किसी और का नहीं बल्कि उसके पापा यानी कि सर जी का ही फोन आ रहा था। सर जी के कॉल को देखकर अब नेत्रा जल्दी से अपने फोन को उठाकर इस साइड से हेलो कहती है तो सामने से अब नेत्रा को आवाज आती है, नेत्रा अनिकरण को ब्लास्ट कर दो। अब क्योंकि सर जी ने उससे पहले ना शीला के बारे में पूछा और ना ही कुछ और, उन्होंने सीधा ही बस अनिकरण फार्मेसी को ब्लास्ट करने की बात कही। ये सुनते ही तो अब यहाँ पर एक पल के लिए तो नेत्रा हैरान हो जाती है, क्योंकि जिस अनिकरण को उन्होंने अपने नाम कराने के लिए कितने सालों का इंतजार किया हो और अभी वो उस अनिकरण को ऐसे ब्लास्ट क्यों कर रहे हैं। ये सुनते ही अब नेत्रा कहती है, अगर आपका शक सही निकला तो आपको पता है ना कि क्या हो सकता है, क्योंकि अनिकरण को ब्लास्ट करने का मतलब क्या आप जानते हैं। ये सुनते ही अब सर जी कहते हैं, हाँ नेत्रा, मुझे अच्छी तरह से पता है, लेकिन हाँ एक बात मैं तुम्हें बता दूं, ब्लास्ट करने से पहले तुम्हें हमारे आदमियों को मनाली से दूसरी जगह शिफ्ट करना होगा, क्योंकि तुम वहां पर ब्लास्ट तभी कर सकती हो जब हमारे आदमी वहां से दूर हों, क्योंकि फिर वहां पर एक भयंकर तबाही आएगी और मैं नहीं चाहता कि उस ब्लास्ट की वजह से हमारे आदमियों को कुछ भी भुगतना पड़े। सर जी की इस बात पर अब नेत्रा कहती है, इंडिया से बाहर करना होगा क्या। ये सुनते ही अब सर जी कहते हैं, हाँ इंडिया से बाहर ही उन्हें शिफ्ट कर दो, क्योंकि इंडिया एयर सेफ नहीं रहेगी। ये सुनते ही अब नेत्रा कहती है, ठीक है फिर मैं एक दिन के बाद ही अनिकरण फार्मेसी में ब्लास्ट करती हूँ, उससे पहले मैं अपने आदमियों को वहाँ से शिफ्ट करती हूँ। ये सुनते ही अब सर जी कहते हैं, अब मैं भी देखता हूँ कि गवर्नमेंट हमारे आगे कैसे नहीं झुकती है, क्योंकि अब समय आ गया है, अब हमें इंडिया की गवर्नमेंट को अपने सामने झुकाना ही होगा। इस बात पर अब नेत्रा कहती है, आप चिंता मत कीजिए पापा, उस किंग ने हमारे एक आदमी का वो हाल किया है ना, तो इसकी सजा अब पूरे के पूरे मनाली शहर को ही मिलेगी। वहाँ की हवा इतनी जहरीली हो जाएगी कि वहाँ पर सांस लेना भी लोगों का मुश्किल हो जाएगा और आसपास के तो सब लोगों के परछड़े उठ जाएंगे, और साथ ही साथ रोहित मारवा को भी उसकी वाइफ की गलती का पे तो उसे करना ही होगा,
क्योंकि उसकी वाइफ ने जो हमारे इस आदमी को मार मार कर इसकी जो ऐसी हालत की है, तो उसका खामियाजा तो उसकी वाइफ के साथ साथ रोहित मारवा को भी भुगतना होगा। नेत्रा की ये बात सुनते ही अब सर जी कहते हैं, ऑल द बेस्ट नेत्रा, और हाँ, ऐसा करना कि इस ब्लास्ट का पूरा इल्जाम रोहित मारवा पर ही लगना चाहिए। किसी को भी कानो कान खबर नहीं होना चाहिए कि आखिर ये ब्लास्ट किसने किया है। सारा का सारा शक रोहित मारवा पर ही जाना चाहिए। ऐसे एविडेंस क्रिएट करना जिससे कि रोहित मारवा पर ही शख्स तो सबको शक हो। तुम्हें याद है ना नेत्रा कि तुम्हें आगे क्या करना है। सर जी की ये बात सुनकर अब नेत्रा कहती है, मैं सब समझ गई, मुझे क्या करना है। तो अब यहाँ पर सर जी कहते हैं, क्या तुम्हें याद है ना कि जब दमयंती देवी ने आकाश गुलेरिया की मौत की वजह रोहित मारवा को बनाया था, तुम्हें याद है वो कि जब खुद उसने आकाश गुलेरिया को किडनैप किया था और उसके एक डुप्लीकेट को वहां पर भेजकर उसका एक्सीडेंट करवा दिया था। तो अब देखो, तुम्हें बिल्कुल वैसी ही जो चाल उस समय दमयंती देवी ने चली थी, सेम वैसी ही चाल चलनी है। बस अब तुम्हें भी वही करना है। ये सुनते ही अब नेत्रा कहती है, मैं समझ गई हूँ पापा, और मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है। और वैसे भी उसका भाई धीरज मारवा मनाली में ही तो रहता है, तो ये मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। ये कहते हुए ही नेत्रा अब जोर जोर से हंसने लगती है, क्योंकि नेत्रा को अब पूरे के पूरे काम का प्लान समझ में आ गया था कि वो अब कैसे क्या करेगी। तो वहीं अब सर जी कहते हैं, ऑल द बेस्ट नेत्रा, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। देखो इस बार सबसे पहले हमारे आदमी को शिफ्ट करो और अनीकरण फार्मेसी को ब्लास्ट करो। सर जी की इस बात पर अब नेत्रा कहती है, ओके, काम हो जाएगा। और ये कहते हुए ही नेत्रा अब अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देती है। और अब नेत्रा ये फ़ोन को काटने के बाद अब मिरर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। और अब वहाँ मिरर के सामने खड़ी होकर पहले तो वो अपने चेहरे को बड़ी ही बारीकी से देख रही थी, लेकिन फिर अब अपने फेस को कवर करते हुए ही वो कहती है, देवराज गुलेरिया, तुम्हारे इतने सालों की तकलीफों का अब हिसाब होने वाला है, क्योंकि तुमने जो कुछ भी आज तक सहा है, अब मानो एक पल में उन सब का हिसाब हो जाएगा जैसे ही अनीकरण फार्मेसी ब्लास्ट होगी। ये कहते हुए ही नेत्रा अब अपने फेस को अब कवर करने लगती है, और कवर करने के बाद अब वो वहां से जल्दी से निकलकर मनाली जाने लगती है, क्योंकि अब नेत्रा को मनाली में अब अपना काम करना था। इधर नेक्स्ट डे मॉर्निंग, अगली सुबह यहाँ पर स्पेशल डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर में अब तक यहाँ पर शीला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी थी। शीला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक सॉफ्ट कॉपी इंस्पेक्टर अब्बास यहाँ पर अनिका को भेज चुके थे, ताकि अनिका उन्हें अच्छी तरह से देख सके कि आखिर उसकी मौत का क्या रीज़न है, किस चीज़ से उसकी मौत हुई है। और साथ ही साथ वो उसे अब एक कॉपी को हेड ऑफिस में आने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। यहाँ इंस्पेक्टर अब्बास अभी अपने मन में ही कहते हैं, अगर ये शीला मल्होत्रा का मर्डर केस नहीं आया होता ना, तो अब तक तो मुझे 15 साल पहले का राज पता चल गया होता। क्योंकि कल शाम को यहाँ पर धनंजय और करण दोनों ही इंस्पेक्टर अब्बास को सब कुछ बताने के लिए राजी हो गए थे, क्योंकि उन्होंने इंस्पेक्टर अब्बास को जो काम दिया था वो उन्होंने कर दिया था। तो अब बारी थी धनंजय और करण के उन्हें सब कुछ बताने की। लेकिन ये इंस्पेक्टर अब्बास का एक बैड लक ही था कि वो इससे पहले उनसे सच जान पाते, कि तभी अब वहाँ पर शीला की मौत की खबर वहाँ पर छठी इंद्री लेकर आ जाते हैं। यहाँ इंस्पेक्टर अब्बास इसी तरह से अपनी किस्मत को कोसते हुए ये सब सोच ही रहे थे कि काश कुछ समय बाद शीला के बारे में पता चलता। तभी अब वहाँ पर भूमिका कहती है, सब ठीक तो है ना इंस्पेक्टर अब्बास, क्योंकि इंस्पेक्टर अब्बास को इस तरह से किसी गहरी सोच में डूबा हुआ देखकर अब भूमिका अपने आप को रोक नहीं पाती। इधर भूमिका की यह बात सुनते ही अब इंस्पेक्टर अब्बास अब अपने सेंस में आते हैं और वो कहते हैं, हाँ भूमिका, सब ठीक है, वैसे तो सब ठीक है, लेकिन शीला की मर्डर मिस्ट्री मेरी समझ से बाहर है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है भूमिका। ये सुनते ही अब भूमिका कहती है, शीला का मर्डर आपके जाने से 1 घंटे पहले हुआ है, और एक बात, आपने उनके नेल्स को चेक किया है। भूमिका की इस बात पर अब इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं, हाँ, मेरे ख्याल से जिसने भी उन्हें मारा है, मरने से पहले इनके बीच में काफ़ी हाथापाई हुई है, और जब इन दोनों के बीच में हाथापाई हुई तो शीला ने अपने नेल से स्क्रैच किया है। ये सुनते ही अब भूमिका कहती है,
इसका मतलब ये है कि जिसने भी ये काम किया है उसकी बॉडी पर शीला के नेल के स्क्रैच के निशान तो हो गए ही, क्योंकि उसके नेल से साफ साफ पता चल रहा है कि उसने जरूर स्क्रैच किया हुआ है, क्योंकि वो पार्ट उसकी स्किन उसके नेल में भी आई हुई है। ये सुनते ही अब इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं, हाँ हाँ होना तो चाहिए क्योंकि जिस तरह से हमने उसके नेल दिखे उसके नेल में वो उस मारने वाले की स्किन साफ साफ दिख रही है। ये कहते हुए इंस्पेक्टर अब्बास अब अपने विंडो से बाहर देखने लगते हैं। उन्हें अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो दूसरी तरफ मल्होत्रा हाउस में इधर अपने रूम में अभी तक सो रही अनिका की जब आंखें खुली तो जैसे उसकी आंखें खुलती है वो अपने बेड पर उठकर बैठ जाती है और वो अब अपने फ़ोन को चेक करने लगती है कि कहीं उसके फ़ोन पर किसी ने कॉल या मैसेज तो नहीं किया। हालांकि अनिका को भी खुद शीला मौसी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतजार था, तो उसका मेन रीज़न सुबह सुबह उठते ही फ़ोन को चेक करने का तो यही था। और हुआ भी ऐसे ही। जैसे ही अनिका भी यहाँ पर फ़ोन को चेक करती है तो इंस्पेक्टर अब्बास की सेंड की हुई उसे सॉफ्ट कॉपी मिल जाती है। अब उस सॉफ्ट कॉपी को देखकर अब अनिका जल्दी से उस कॉपी के पीडीएफ को खोलती है और अब वो उसे पढ़ने लगती है। पूरी की पूरी रिपोर्ट को पढ़ने के बाद अब अनिका सोचती है, मुझे अभी के अभी अब हेडक्वार्टर जाना होगा। यही सब सोचकर ही अनिका जल्दी से अब अपने कबर्ड से अपने कपड़े निकालकर शावर लेने के लिए बाथरूम में चली जाती है। इधर कुछ ही देर के बाद जब वो यहाँ पर रेडी होकर आती है तो वो शावर लेकर आती है तो वो जल्दी से अब अपने कमरे में रेडी होने लगती है। इधर पूरी तरह से रेडी होने के बाद अब वो अपने रूम से बाहर निकल कर आती है। जैसे अब वो यहाँ पर अपने कमरे से बाहर आई तो यहाँ पर चेयर पर बैठे किशन मामा उसे सामने दिखाई देते हैं। किशन मामा को इस तरह से सामने देखकर अब अनिका कहती है, मामा जी मैं अभी बस कुछ समय के लिए स्पेशल डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस जा रही हूँ। मैं बस अब वहाँ पर जल्दी जाकर आती हूँ। अब अनिका की ये बात सुनते ही अब किशन मामा कहते हैं, तो क्या तुम शीला की बॉडी लेकर आ सकती हो अनिका? वो क्या है ना, अब तक तो सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई होगी। वो प्रत्युष दीवान भी इंडिया पहुंच गए हैं। क्योंकि जब हमें ये सब पता चला तो हमने तभी उन्हें कॉल कर दिया था और उन्होंने तभी इमरजेंसी में ही टिकट बुक करा के वो बस इंडिया पहुंच चुके हैं। वो किसी भी वक्त यहाँ पर मल्होत्रा हाउस में आ सकते हैं। इसलिए मैं चाहता था कि अगर तुम उधर जा रही हो बेटा तो उनकी बॉडी को ले आती ताकि हम उनका अंतिम संस्कार कर सकें। ये सुनते ही अब अनिका कहती है, क्या करिश्मा भी उनके साथ आ रही है मामा जी? ये सुनते ही अब किशन मामा कहते हैं, नहीं बेटा, वो उसके एग्ज़ाम है ना, तो उन्होंने उसे अभी नहीं बताया है कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ है और उन्होंने मुझसे भी रिक्वेस्ट की है कि इस बारे में करिश्मा को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। वैसे वो बच्ची है, उसके लिए ये जानना सच में इतना ईजी तो नहीं होगा ना। इस बात पर अब अनिका कहती है, वो करिश्मा के पापा हैं, उन्होंने जो सोचा होगा मामा जी वो अच्छा ही सोचा होगा, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं। इसमें हम अच्छा या बुरा कहने वाले कौन होते हैं। लेकिन हाँ, उन्होंने करिश्मा को शीला मौसी के आखिरी दर्शन करवा देने चाहिए थे, क्योंकि आगे चलकर जब उसे कुछ भी अपनी माँ के बारे में पता चलेगा तो वो हम सभी से नाराज हो सकती हैं। क्योंकि ये अगर वो आज अपनी माँ को नहीं देख पाई तो उसके बाद तो शायद वो अपनी माँ को कभी देख भी नहीं पाएंगी। ये उनका एक पर्सनल मैटर है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है काश वो यहाँ पर आकर एक आखिरी विदाई तो अपनी माँ को दे पाती। इधर अनिका की ये बात सुनते ही अब किशन मामा कहते हैं, ये एक बात मैंने उनसे कही थी बेटा, क्योंकि जैसा तुम सोच रही हो मुझे भी बिल्कुल वैसा ही लगा था और मैंने उन्हें कहा भी था। लेकिन जब मैंने उन्हें ये कहा तो उन्होंने कहा कि देखते हैं। और ये सुनते ही अब अनिका कहती है, ठीक है मामा जी, ये उनका काम है, उन्हें जैसा ठीक लगेगा वो कर लेंगे। लेकिन अभी मैं चलती हूँ मामा जी, मैं तो लेट हो रही हूँ। ये सुनते ही अब किशन मामा कहते हैं, ठीक है बेटा जाओ। और यहाँ पर अब अनिका किशन मामा को बाय बोलकर स्पेशल डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर की तरफ जाने लगती है।
क्योंकि नानी माँ को तो जब से शीला के बारे में ये सब कुछ पता चला था, नानी माँ तो तब से अपने कमरे में ही थी, क्योंकि नानी माँ को तो अब तक इस बात पर यकीन भी नहीं हो रहा है कि उसकी बेटी, उसकी शीला, वो भी इस दुनिया में नहीं है। हालांकि शीला की जुबान इतनी कड़वी होती थी कि नानी माँ उसे हर बार डांटती भी रहती थी, टोकती भी रहती थी, लेकिन अब अपनी बेटी के इस दुनिया में न रहने की वजह से नानी माँ के लिए ये सदमा बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। जहाँ एक तरफ ये सब हो रहा था तो दूसरी तरफ लंदन में एक रूम में सो रही कविन आलिशा की जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक अनजान सी जगह पर पाती हैं। क्योंकि आलिशा को अब होश आ रहा था तो पहले वो इस अनजान जगह को देखकर हैरान तो होती हैं कि आखिर वो कहाँ पर हैं। कुछ देर के बाद जब उन्हें याद आता है कि वो तो लंदन में हैं, तो ये सोचकर अब वो यहाँ पर अंगड़ाई लेती हैं और अब वो बेड से उठकर अपने रूम से बाहर निकल कर देखती है तो वहाँ पर उसे राहुल कॉफी पीता हुआ नजर आ रहा था। आलिशा ने ये नहीं सोचा था कि वो इस तरह से सुबह सुबह राहुल को अपनी आंखों के सामने देखेगी। उसे ऐसे देखकर अब आलिशा कहती है, शर्म नहीं आती है हमें? हमें कॉफ़ी पूछा भी नहीं, और देखो ये महाजय किस तरह से अकेले ही कॉफ़ी बनाकर पी रहे हैं। हाँ, इधर यहाँ पर आलिशा ने सीधा ही बाहर निकल कर सीधा ही ये टोंट राहुल के ऊपर कस दिया था। आलिशा की ये बात सुनते ही अब राहुल जल्दी से एकदम से अपनी जगह से उठकर खड़ा हो जाता है और अब वो यहाँ पर कहता है, रानी साहिबा, ये यहाँ पर आपका राजमहल नहीं है। जो आपके मन में जो कुछ भी आएगा आप मुझे वो कहेंगी, और वैसे भी मैं कोई आपका नौकर नहीं हूँ कि सबसे पहले मैं आपको कॉफ़ी सर्व करूँगा और उसके बाद ही मैं पीऊँगा। देखिए, ये मेरा घर है और हाँ, यहाँ पर अपना काम सबको खुद ही करना पड़ता है। यू नो ना, सेल्फ सर्विस। तो जब सबको अपना काम खुद करना पड़ता है तो आप भी अपना काम खुद ही कीजिए। और वैसे भी आपके तो इतने खूबसूरत हाथ हैं, आपके इसके इस्तेमाल का लोगों के मुंह तोड़ने के लिए ही करती हो क्या? क्योंकि इतने खूबसूरत हाथों से मुझे लगता है इन्हें बस किसी का मुंह तोड़ने के लिए नहीं बल्कि अपने खुद के काम के लिए भी करना चाहिए। आप अभी ये काम कीजिए, इनका इस्तेमाल अभी किचन में कीजिए ताकि आपके हाथों को भी थोड़ा सा पेन ना हो। और हाँ, मेरे घर के कुछ काम है जो कि पहले मैं खुद करता था, लेकिन अब क्योंकि आप यहाँ पर हैं तो आप मेरी होम पार्टनर हो, तो इसलिए आपको आपने मेरे रूम पर कब्जा किया है, तो इस घर के काम में अब बराबर में बट जाएंगे। क्योंकि जितने काम यहाँ पर मैं करूँगा, देखिए वो काम आपको भी करने होंगे, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास कोई नौकर चाकर नहीं है, मैं बेचारा अकेला ही सब कुछ करता था। इसलिए भी यहाँ पर जब आप मेरे रूम की पार्टनर बनी हैं तो अब काम भी आपको आधे करने होंगे। राहुल की ये बात सुनते ही अब आलिशा कहती है, आपको पता नहीं है कि आप किससे क्या कह रहे हैं? क्योंकि जैसे ही राहुल ने आलिशा को ये कहा तो आलिशा का गुस्सा तो अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि राहुल उसे ऐसा कुछ कह सकता है। और अब यहाँ पर आलिशा कहती है, हम यहाँ पर भी वैसे ही रहेंगे जैसे कि हम अपने राजमहल में रहते हैं, कि अगर हम यहाँ पर रह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी लाइफ को चेंज करेंगे। देखिए, आपको हमारे लिए यहाँ पर स्टाफ को अरेंज करवाना ही होगा, मुझे नहीं पता आप कैसे करेंगे। इधर यहाँ पर आलिशा की ये बात सुनते ही राहुल अब अपनी जैकेट को पहनता हुआ ही कहता है कि इन योर ड्रीम्स बेबी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। और हाँ, आपके लिए मैंने कपड़ों की ऑनलाइन शॉपिंग की है जो कि बस कुछ ही देर में आपके पास आ जाएंगे। और हाँ, प्रीपेड है, मुझे पता है कि आपके सारे कार्ड्स ताऊ जी ने ले लिए हैं, सो आपकी नीड्स फुलफिल करना अभी के लिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो क्या है ना कि मुझे जो काम दिया जाता है मैं उसे अपनी पूरी शिद्दत के साथ करता हूँ, तो अभी के लिए तो आपके लिए ये सब मैंने किया है। ये कहते हुए ही राहुल अब अपने गॉगल्स को पहनकर वहाँ से बाहर निकल कर चला जाता है। तो यहाँ पर आलिशा बस उसे ही जाता हुआ देखती रहती है। और आलिशा अब अपने
बांधकर, क्योंकि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। राहुल तो यहाँ से जा चुका था, इसलिए वो यहाँ पर किचन में चली जाती है और किचन में जाकर अब कहती है, सच में कभी सोचा नहीं था कि कभी हमें ये सब भी करना होगा। वैसे कॉफ़ी बनती कैसे हैं? अरे मुझे तो ये भी नहीं पता, और हमारे पास तो अब हमारा फ़ोन भी नहीं है कि हम अपनी रानी माँ से ही फ़ोन करके बात करें और उनसे पूछें कि कॉफ़ी कैसे बनती है, या फिर हम नेट पर ही कुछ सर्च करें। ये कैसी मुसीबत में हम फंस गए हैं। मैंने तो कभी इस बारे में सोचा नहीं था कि एक बार ऐसा समय भी आएगा जहाँ हमेशा ही नौकर चाकर मेरे आगे पीछे घूमते थे, और यहाँ पर अब सेल्फ सर्विस, मतलब अब खुद ही अपना काम करो। और ये कहते हुए ही कवि नालिशा अब अपने काम में लग जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ से इधर अनिका भी स्पेशल डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर में पहुंच जाती है, क्योंकि अनिका को बस जल्द से जल्द हेडक्वार्टर पहुंचना था। वो अपने इसलिए जल्दी से अब अपनी गाड़ी को ड्राइव करके वहां पर पहुंचती है, और वहां जाने के बाद अब अनिका सीधा ही निखिल से मिलती है और निखिल से कहती है, निखिल कुछ पता चला? अनिका की ये बात सुनते ही अब निखिल कहता है, नहीं मैडम, मैं लास्ट 24 आवर्स की वीडियो देख चुका हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कोई भी क्लू नहीं मिला है कि आखिर वहाँ पर उस समय कौन गया था जिसने शीला के ऊपर इतना खतरनाक वार किया है। निखिल की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है कि भूमिका और इंस्पेक्टर अब्बास कहाँ है, वो कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे। अनिका की इस बात पर निखिल कहता है, वो दोनों ही इंस्पेक्टर अब्बास के कैबिन में हैं, शायद वो केस से रिलेटेड ही कुछ बात कर रहे हैं। निखिल की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, ठीक है निखिल, तुम अपनी कोशिश जारी रखो, शायद कुछ मिल जाए। हमें इस तरह से उम्मीद तो नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि कोई भी कातिल चाहे कितना भी सातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई तो क्लू छूटता ही है। और ये कहते हुए अनिका इंस्पेक्टर अब्बास के कैबिन की तरफ उनसे बात करने के लिए जाने लगती है। और अनिका जैसे ही वहां जाती है, वहां जाने के बाद अब अनिका उनके कैबिन के दरवाजे को नॉक करने लगती है। जैसे ही अनिका ने दरवाजे को नॉक किया तो अनिका के कानों में अब बैल के बजने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसका मतलब ये था कि वो चुपचाप अंदर चली जाए। इसलिए अब अनिका भी दरवाजे को खोलकर अब इंस्पेक्टर अब्बास के कैबिन के अंदर आ जाती है। अनिका को ऐसे इस तरह से देखकर अब इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं, आओ अनिका बैठो, मैं बस तुम्हारे ही आने का इंतजार कर रहा था। मैंने तुम्हें वो रिपोर्ट सेंड कर दी थी। ये सुनते ही अब अनिका अब एक चेयर पर जाकर बैठ जाती है। तो वहीं उसके बगल में यहाँ पर भूमिका भी बैठी हुई थी, और इधर उनके सामने इंस्पेक्टर अब्बास थे। अब इंस्पेक्टर अब्बास अनिका के बैठने के बाद अब अनिका से कहते हैं, अनिका का क्या तुम्हें कुछ पता चला? मेरा मतलब है कि क्या तुम्हें कोई क्लू मिला? अब इंस्पेक्टर अब्बास की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती हैं, अभी तक तो कुछ भी नहीं। इस बात पर अब इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं, क्या तुम उन्हें पर्सनली एक बार एग्जामिन करना चाहती हो? देखो अनिका, मेरा काम तुमसे पूछने का है, वो अब तुम देख लो। अगर तुम उन्हें पर्सनली एग्जामिन करना चाहती हो तो वो तुम कर सकती हो, क्योंकि अभी तक बॉडी हमारे पास ही है। इस बात पर अब अनिका कहती है, हाँ मैं एक बार देखती हूँ। या अनिका ने कहा ही था कि तभी अब इंस्पेक्टर अब्बास के कैबिन का दरवाजा फिर से नॉक होने की आवाज़ आती है। जैसे ही फिर से दरवाजे को नॉक होने की आवाज़ आई तो इंस्पेक्टर अब्बास अब फिर से कहते हैं, उन्हें अंदर आने के लिए कहते हैं। जैसे ही इंस्पेक्टर अब्बास ने इस शख्स को अंदर आने के लिए कहा तो ये कोई और नहीं बल्कि अर्जुन सिंह खड़ा था। सामने अर्जुन सिंह को देखकर अब यहाँ पर इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं, हाँ अर्जुन सिंह, बताओ क्या हुआ है? अब इंस्पेक्टर अब्बास की इस बात पर अब अर्जुन सिंह कहते हैं, सर वो क्या है ना कि राजीव गुलेरिया यहाँ पर डिपार्टमेंट में आए हैं, और उनके साथ में महेंद्र पीरामल भी हैं। अर्जुन सिंह ने जैसे ही ये कहा, ये सुनते ही इंस्पेक्टर अब्बास अब भूमिका और अनिका की तरफ देखने लगते हैं कि क्या उन्हें उनके यहाँ पर आने का पहले से कोई आइडिया था। तो वहीं अनिका और भूमिका भी अब दोनों एक दूसरे को देखने लगती हैं। ये दोनों भी हैरान थी यहाँ पर इतनी सुबह सुबह राजीव गुलेरिया और महेंद्र पीरामल को यहाँ पर देखकर, क्योंकि उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि आखिर वो इतनी जल्दी यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं। इसलिए वो भी हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे, और वो सभी अभी उनसे मिलने के लिए कैबिन से निकलकर बाहर आ जाते हैं। या इंस्पेक्टर अब्बास जब बाहर आते हैं तो बाहर राजीव और महेंद्र को देखकर अब इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं, मिस्टर राजीव गुलेरिया, आप यहाँ पर, वो भी इस वक्त, सब ठीक तो है ना? अब यहाँ पर इंस्पेक्टर अब्बास की इस बात पर अब राजीव कहता है,
हाँ सब ठीक है। वो क्या है ना कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप मेरी रिक्वेस्ट मान लीजिए। राजीव की ये बात सुनकर अब जो कि जहाँ पर सभी हैरान होकर राजीव से ही की तरफ ही देख रहे थे कि आखिर राजीव गुलेरिया किस बारे में बात कर रहा है। सबको इस तरह से अपनी तरफ घूरता हुआ देखकर अब यहाँ पर राजीव समझ जाते हैं कि वो उनके आगे बोलने का इंतजार कर रहे हैं। तो अब राजीव कहता है, आप शीला मर्डर केस को अभी के अभी बंद कर दीजिए। राजीव ने जैसे ही ये कहा, ये सुनते ही अब इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं कि आपके इस सुझाव की वजह कि आप क्यों चाहते हैं कि हम इस मर्डर केस को बंद कर दें। अरे कल मर्डर हुआ है, अभी तो हम उसके किसी भी क्लू तक नहीं पहुंचे हैं और हम ऐसे ही किसी भी केस को क्लोज नहीं कर सकते बिना किसी वजह के। तो आप हमें ये सुझाव क्यों देना चाहते हैं। इंस्पेक्टर अब्बास की ये बात सुनते ही अब राजीव कहता है, वो क्या है ना कि शीला के कातिल आपके सामने ही हैं, इसलिए आपको अब इस केस को बंद कर देना चाहिए। राजीव गुलेरिया ने जैसे ही ये सुनते ही तो अनिका मानो फटी हुई आंखों से बस राजीव को ही देख रही थी कि आखिर उसके राजीव चाचा ये क्या कह रहे हैं। तो वहीं राजीव अनिका को इस तरह से अपनी तरफ देखता हुआ देखकर राजीव अब अनिका से अपनी नजरों को चुराते हुए ही कहता है, देखिए शीला का खून हमने किया है, आप हमें लॉकअप में डाल दीजिए क्योंकि हम अपना गुनाह कबूल कर रहे हैं। ये सुनते ही अर्जुन सिंह कहते हैं, क्या सच में क्या आप अपने गुनाह कबूल कर रहे हैं, क्या सच में आपने उन्हें मारा है। लेकिन देखिए कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अभी यहाँ पर हमारे सामने अपना गुनाह कबूल कर रहे हैं और कोर्ट में जब आपको पेश किया जाएगा तो आप अपने बयान से मुकर मत जाइएगा। ये सुनते ही यहाँ पर राजीव गुलेरिया कहता है, आखिरी सांस तक मैं बिल्कुल भी नहीं पलटूंगा क्योंकि जो मैंने किया है उसके लिए मैं बिल्कुल भी अपनी जुबान से पीछे नहीं हटने वाला। ये सुनते ही अब अर्जुन सिंह, राजीव गुलेरिया और महेंद्र पीरामल दोनों को ही इंस्पेक्टर अब्बास के कहने के बाद उन्हें अरेस्ट कर देते हैं और वहां पर एक जेल में लाकर उन्हें बंद कर देते हैं। वो उन्हें वहां पर जेल की तरफ लेकर ही जाने लग रहा था तो वहीं अनिका अब इंस्पेक्टर अब्बास से कहती है, अब जब अंकल का इंटरोगेशन करेंगे तो प्लीज़ मुझे ज्वाइन जरूर कीजिएगा क्योंकि देखिए जब आप उसका इंटरोगेशन करने वाले हैं तो मैं चाहती हूँ कि उस समय मैं भी वहाँ पर मौजूद हूँ। अनिका की इस बात पर अब इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं, ठीक है अनिका, मैं तुम्हें अपडेट दे दूंगा और हाँ, हम शीला जी की बॉडी को मल्होत्रा फैमिली को देने के लिए तैयार हैं क्योंकि देखिए हमें उनकी बॉडी से जो कुछ उनसे जो भी कुछ क्लू वगैरह देखना था या पोस्टमार्टम जो करना था वो हो चुका है, इसलिए मल्होत्रा फैमिली अब बॉडी को लेकर जा सकती है। यहाँ पूरी की पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हैं और अब तो उनका कातिल भी सरेंडर कर चुका है तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। इंस्पेक्टर अब्बास की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, ठीक है फिर इंस्पेक्टर अब्बास आप मेरे साथ ही उन्हें भेज दीजिए क्योंकि मैं उनकी बॉडी को लेकर चली जाती हूँ। अनिका की ये बात सुनते ही इंस्पेक्टर अब्बास अब छठी इंद्री की तरफ देखते हैं और कहते हैं, छठी इंद्री शीला मल्होत्रा को एम्बुलेंस में शिफ्ट करवा दो, वो अनिका खुद इन्हें लेकर जाना चाहती है। इस बात पर अब छठी इंद्री कहता है, श्योर सर, और ये कहते हुए ही वो अब अपने काम में लग जाता है। एक तरफ जहाँ पर राजीव गुलेरिया ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था तो इधर गुलेरिया हाउस में करण गुलेरिया के रूम में स्वाति मल्होत्रा अभी करण से कुछ कहना चाहती थी तो वहीं करण गुलेरिया अब स्वाति के बोलने से पहले ही अब स्वाति से कहते हैं, स्वाति एक मिनट पहले मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें पता था कि राजीव ने ऐसा कुछ किया है, क्या तुम्हें उसके बारे में पहले कुछ भी पता था। करण की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि राजीव ने जो कुछ भी किया है करण वो सही है, मुझे नहीं लगता कि राजीव ने कुछ भी गलत किया है। स्वाति की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, मुझे बस स्वाति अभी इतना बता दो कि क्या शीला को वाकई में राजीव ने ही मारा है या फिर किसी और ने। देखो मेरे लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है, अगर तुम इस बात के बारे में पहले से जानती थी तो। इस बात पर अब स्वाति कहती है, हाँ करण, शीला को राजीव ने ही मारा है और उसका रिएक्शन जस्टिफाई भी था। मुझे नहीं लगता कि राजीव ने कुछ भी इसमें गलत किया है क्योंकि शीला जो डिजर्व करती थी उसके साथ वही हुआ है। स्वाति की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, बात मेरे या तुम्हारे लगने की नहीं है स्वाति, क्योंकि राजीव ने जो किया है कानून की नज़र में ये गलत है।
क्योंकि कानून किसी को भी इजाजत नहीं देता है कि वो किसी को भी इस तरह से ऐसे मार दें। इस बात पर अब स्वाति कहती है, तुम गुलेरिया हाउस के हेड हो ना करण, तो ढूंढो बेस्ट लॉयर को जो कि राजीव को बेकसूर साबित कर सके। क्योंकि देखो, राजीव ने जो किया था उसे जो ठीक लगा वो उसने किया है। इसलिए इस फैमिली के हेड होने के नाते अब तुम राजीव के लिए जो कर सकते हो वो अब तुम करो। स्वाति की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, वो तो मैं करूंगा ही स्वाति, इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन अब मल्होत्रा परिवार और गुलेरिया परिवार अब हमेशा एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ेंगे। क्योंकि जब तक उन्हें पता चलेगा कि ये खून राजीव ने ही किया है, तो देखना यहाँ पर दोनों ही परिवारों के बीच में एक दीवार खड़ी हो जाएगी। वैसे तुम और अनिका किसकी तरफ रहोगी फिर, क्योंकि तुम दोनों तो मल्होत्रा परिवार से जुड़ी हुई हो ना। करण की इस बात को सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, हम दोनों सच की तरफ रहेंगे करण। हम ये कौन सी पूछने वाली बात है, क्योंकि सच क्या है वो हम अच्छी तरह से जानते हैं और हम दोनों सच की तरफ ही रहना चाहेंगी। ये सुनते ही अब करण गुलेरिया अब अपने रूम से चले जाते हैं। तो वहीं स्वाति मल्होत्रा अब अपने मन में सोचती है, आई एम सॉरी करण, लेकिन मुझे पता है कि राजीव ने ये स्टेप क्यों लिया है और मैं हमेशा उसके साथ हूँ। वो जो कर रहा है वो बिल्कुल सही है। मैं सच में इसमें राजीव की कोई भी गलती समझती ही नहीं हूँ।